नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनावा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के यूनिट 2 के अंतर्गत नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र के मैंने 2 वीडियो पहले से बना रखा है और ये आपका तीसरा यानी कि भाग 3 है। इसके पहले वीडियो में हमने नीति शास्त्र से संबंधित बहुत कुछ जाना था, जिसे नीति शास्त्र किसे कहते हैं। नीति शास्त्र के जो 4 शाखाएं हैं, जो ब्रांच है, एक है आपका वर्णात्मक नीति शास्त्र और दूसरा है आदर्शवादी नीति शास्त्र। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधिनीति शास्त्र यानी कि मेटा एथिक्स एंड अनुप्रयुक्त व्यवहारिक नीति शास्त्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। नीति शास्त्र का आपका तीसरा ब्रांच है, जिसको बोलते हैं मेटा एथिक्स यानी कि अधिनीति शास्त्र। इसके पहले हमने 2 पर बात कर लिया था और ये तीसरा आपका है अधिनीति शास्त्र यानी कि मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स जो है नीति शास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो नीतियों के गुणों, दावों, मनोदृष्टि और निर्णय को समझने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत अच्छाई क्या है और हम अच्छे और बुरे में अंतर कैसे समझ सकते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्नों की मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, मीमांसा को इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी कि विचार की जाती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अच्छाई क्या है और हम अच्छे और बुरे में अंतर कैसे कर सकते हैं, अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इसके बीच हम अंतर कैसे करेंगे, इसका उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है मेटा एथिक्स के अंतर्गत, अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत। इसमें हम प्रश्नों पर विचार करते हैं, प्रश्नों की एपिस्टेमोलॉजी पर यानी कि मीमांसा करते हैं इस पर। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे नैतिक पदों एवं नैतिक निर्णय के वास्तविक अर्थ क्या हैं, नैतिक निर्णय के स्वरूप क्या है और नैतिक निर्णयों का अनुमोदन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में मेटा एथिक्स यानी कि अधिनीति शास्त्र में चर्चा की जाती है, बात की जाती है। और नीति शास्त्र का आपका चौथा ब्रांच है, चौथा और अंतिम ब्रांच है अप्लाइड एथिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र जो है नीति शास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट स्थिति या क्रिया के किसी अनुक्षेत्र या ज्ञान क्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक एथिक्स में, अप्लाइड एथिक्स में हम क्या करते हैं, यदि आप किसी विशेष पद पर हैं या किसी विशेष एरिया से जुड़े हुए हैं, विशेष कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उस परिस्थिति में यदि आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका हम अध्ययन करते हैं अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र में। जैसे यदि हम उस उदाहरण की बात करें तो कुछ विशिष्ट किंतु नैतिक रूप से विवादास्पद यानी कि कंट्रोवर्शियल मुद्दों में आपके आते हैं जानवरों के अधिकार यानी कि एनिमल राइट्स, इच्छा मृत्यु, गर्भपात यानी कि अवर्सन इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है। यह हमें दुविधा और मानसिक द्वंद्व की स्थिति में व्यवहारिक नीति शास्त्र हमें नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग करना सिखलाता है ताकि हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। अर्थात नैतिक निर्णय की प्रक्रिया में यह हमारी मदद करता है। वर्तमान में प्रचलित आधुनिक जीवन शैली ने नए नए मुद्दों, नए नए इशू को जन्म दिया है। उनमें से कुछ इस प्रकार है, हम कुछ की बात यहाँ करते हैं। हमने अप्लाइड एथिक्स में क्या जाना, हमने अप्लाइड एथिक्स में ये जाना कि हम इनमें जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जिनमें निर्णय ले पाना कठिन होता है कि हम क्या निर्णय लें। जैसे मैंने पहले बताया था, पहला कहें क्या जानवरों के भी अधिकार होते हैं, ये बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। क्या जानवर के क्या अधिकार होते हैं,
जैसे कुछ दिन पहले जो केरल में जो घटना घटी, जिस पर पूरा देश सोशल मीडिया के साइड से हर जगह से उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा था। कई लोगों ने तो इसके लिए बाकायदा एनिमेशन या चित्र भी बनाए थे। कई तरह की बातें इसमें हो रही थी, पॉजिटिव या निगेटिव, हर तरह की बातें हो रही थी। तो जानवर के अधिकार की यहाँ बात हो रही थी। तब जानवर के अधिकार की बात करते हैं तो बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं, यानी कि मांस मछली नहीं खाते हैं, और बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो मांसाहारी हैं। तो उन पर भी लोग बातें करने लगे थे कि आप लोग कैसे इसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप खुद मांसाहारी हैं। तो ये सब बातें हो रही थी। आप सभी ने भी देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगातार पिछले 2 दिनों से यही सब चीज़ें हमें भी देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या जानवरों के अधिकार होते हैं, इस बात की चर्चा हम करते हैं अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत, कि जानवर क्या अधिकार है, उसे क्या मिलना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। दूसरा, क्या व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार है, यानी कि इच्छा मृत्यु का अधिकार है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मरना चाहते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत लोग ऐसे जो है सुसाइड करने चले जाते हैं तो पुलिस उन्हें बचाती है, यानी कि आपको मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या इच्छा मृत्यु देना सही है या गलत है, इसके बारे में विचार किया था। कई बार आप लोगों ने भी न्यूज़ सुना होगा, हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा परमिशन दे दिया जाता है। परमिशन क्यों दिया जाता है? वो अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत दिया जाता है, यानी कि उसमें वो कारण देखा जाता है कि इनको मरना ज़्यादा जरूरी है, तब ऐसा निर्णय भी दिया जाता है। तो ऐसे जो निर्णय होते हैं, इस पर जो विचार किया जाता है वो अपने अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मैंने कहा जानवर के अधिकार, उसी तरह मानव के भी अधिकार है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए तो बाकायदा मानव अधिकार ही बना हुआ है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा। तो मानव अधिकार क्या है और इसके अंतर्गत मानव के कौन कौन से अधिकार सम्मिलित किए गए, आपका कौन कौन सा अधिकार है जो कि आपको लेना चाहिए, आपको प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए मानव अधिकार बना हुआ है। क्या गर्भपात कराना अनैतिक है? अनैतिक है, हर कोई जानता है, नहीं कराना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि ऐसा कार्य करना पड़ता है, तो ऐसा परमिशन उस परिस्थिति में दिया जाता है, वो नीति शास्त्र के अनुसार उसे देखा जाता है कि क्या वो नैतिक रूप से सही है। उस परिस्थिति में, वैसे कंडीशन में हम सब चीज़ों का परमिशन देते हैं। और इसी तरह व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जिन प्रश्नों की मैंने अभी चर्चा की, जैसे कि क्या जानवरों के भी अधिकार होते हैं, व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार है, इच्छा मृत्यु देना क्या नैतिक है या अनैतिक है, क्या मानव के क्या अधिकार है, इसके अंतर्गत मानव के कौन कौन से अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, क्या गर्भपात कराना अनैतिक है। ऐसे जो प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें व्यवहारिक नीति शास्त्र यानी कि अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। कोई प्रश्न यदि व्यवहारिक नीति शास्त्र की विषय वस्तु है अथवा नहीं, यह 2 बातों पर निर्भर करता है। यदि कोई प्रश्न मेरे सामने आता है तो वो अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत है या नहीं, इस पर यदि इस पर हम बात करें, यह कैसे हम मानेंगे कि वो प्रश्न अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत है। इसके लिए हम जो है 2 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, 2 विषयों पर ध्यान देते हैं। प्रथम वो है कि जो आपका प्रश्न है वो विवादास्पद है या नहीं है, यानी कि आपका प्रश्न है कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, और इसके साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष में तर्क देने वाले मानव समूहों की तादाद कितनी है। जैसा कि मैंने कहा है, जो केरल में जो घटना घटी थी, इस पर बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी। बहुत लोगों ने तो एक मुहिम चला दिया कि मांसाहार को विरोध करना चाहिए, यानी कि आप यदि मांसाहारी हैं तो आप जानवर की हत्या पर कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो कई तरह की बातें थी। तो जो इतने भी जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, जो विवादित मुद्दे होते हैं, इस पर बात करते हैं हम अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत, व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत। और दूसरा आपका है कि सिर्फ प्रश्न आपका जो कारण सिर्फ सामाजिक विवाद का ही विषय हो, ना कि नैतिक रूप से भी वो विवादास्पद हो। आपका जो प्रश्न है केवल सामाजिक विवाद का ही विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नैतिक रूप से भी विवादास्पद यानी कि कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। तब हम उसका उत्तर अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत ढूंढते हैं, उसके अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं।
जैसा कि हम बात कर रहे थे जानवरों के अधिकार के बारे में, मैंने कहा कि ह्यूमन के अधिकार के लिए मानव अधिकार बना हुआ है, लेकिन जानवर के अधिकार के लिए क्या है? इसके लिए तो कोई आयोग भारत में बना नहीं है, लेकिन एक है, भले वो प्राइवेट है उसका नाम, लेकिन वो अधिकार बना हुआ, उसका नाम है पेटा। पेटा से आप सभी वाकिफ भी होंगे। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग, वैसे लोग जो पशुओं के साथ एक नैतिक व्यवहार रखते हैं। जैसे कि हम फिर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जो केरल में जो घटना घटी, या कुछ दिन पहले जनवरी या फरवरी में जो अमेजन के जंगल में जो आग लगे थे, तो उसमें जो पशु मर रहे थे उनको बचाने के लिए हजारों लोग चले गए थे। अभी केरल की घटना पर भी लाखों लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। तो वैसे लोग जो हैं पेटा के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, यानी कि पेटा क्या है? वैसे लोगों का समूह है जो पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग हैं, उनका एक संगठन है। पेटा का फुल फॉर्म जिसे मैंने बताया पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये आपका होता है पेटा, जो कि जानवरों के अधिकार की बात करता है। जानवरों के अधिकार का एक संगठन है। ये संगठन कहाँ का है? यह संगठन आपका USA का है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक संगठन है, USA का एक संगठन है। USA के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में इसका कार्यालय स्थित है। पूरे विश्व में लगभग 20 लाख इसके सदस्य हैं। इसके मेंबर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 20 लाख इसके एक्टिव मेंबर है, सक्रिय कार्यकर्ता है। और यह अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन होने का दावा भी करता है। पेटा क्या दावा करता है? यह बोलता है कि हम पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के सबसे बड़े पशु अधिकार संगठन है। हमसे मेरे इतना बड़ा कोई भी संगठन नहीं है पूरे विश्व में। वर्तमान में इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें तो इंग्रिड न्यूक्रिक, उनका नाम है इंग्रिड न्यूक्रिक, जो है इसके वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पेटा के बारे में हमने थोड़ा सा बात कर लिया। पेटा जो है जानवरों के अधिकार के लिए काम करता है, जानवरों के अधिकार के लिए बात करता है। हम मानव के लिए ह्यूमन राइट अधिनियम तो बना दिए हैं मानव अधिकार, लेकिन पशुओं के लिए कोई भी अधिकार नहीं बना है। लेकिन उसके लिए पेटा आपका काम करता है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जो है पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर, तो पशु अधिकार एक संगठन है। तो हम जान रहे थे एथिक्स के बारे में। एथिक्स का हम ये तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट वीडियो था। इसके पहले वीडियो में हम नीति शास्त्र के बारे में जाने, और दूसरे वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड आइडियोलॉजिक एथिक्स के बारे में हम बात की थी। और आज की क्लास में हमने जाना मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स के बारे में। तो आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र के अंतर्गत हम कौन कौन से कार्य करते हैं। हम आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप नीति शास्त्र को समझ गए होंगे तो शायद आप इस प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। तो आप नोट आउट कर लेंगे। पहला आपका प्रश्न ये है, पहला प्रश्न आपको लिखवाते हैं, लिख लेना है, और इसका उत्तर भी आपको मुझे भेजना है। आपका पहला प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, आपको एक अधिकारी के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। आपको वहाँ भेजा गया है जहाँ पर पूरा बाढ़ आई हुई है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ पर आपको नाव की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोग गांव में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमको नाव चाहिए। जब आप नाव वाले के पास जाते हैं नाव बुक करने के लिए, तो नाव वाला क्या करता है, जो नाव का जो जेन्युइन रेट है उस रेट से वो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। डिमांड क्यों करता है? क्योंकि परिस्थिति वैसी रहती है। आप सभी ने भी देखा होगा कि जो चीज़ें बाज़ार से ख़त्म होने लगती है उसका रेट बहुत बढ़ जाता है, और जो चीज़ें बाज़ार में बहुत ज़्यादा आती है उसका रेट घट जाता है। तो नाव का जो जेन्युइन रेट है, जो सामान्य दिनों में रहता है, उससे वो बहुत ज़्यादा दर की डिमांड कर रहा है, दर की मांग कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। हम यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दे रहे हैं। इन चारों में से किसी एक का आपको चयन करना है और उसका
कारण भी आपको लिख कर बताना है कि हम इसका चयन क्यों करेंगे नीति शास्त्र के अनुसार। प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न में ये कहा गया कि बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में आपको नाव की आवश्यकता है और नाव वाला रेट से ज़्यादा आपको डिमांड कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला आपका है आप उनकी मांग को मान लेंगे। मांग को आप मान लेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि विकट परिस्थिति है, लोग गांव में फंसे हुए हैं, डूब रहे हैं, उनको निकालना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप उसकी मांग को मान लेंगे और नाव ले लेंगे। क्योंकि जितना वो रेट कह रहा है, रेट तो आपको देना नहीं है, आप अधिकारी हैं, तो जितना आप बना कर देंगे वो सरकार आपको उतना पैसा दे देगी, इसलिए आप उसकी बातों को मान लेंगे और नाव बुक कर लेंगे। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप अपने वरिष्ठ से संपर्क करेंगे, यानी कि आप अपने सीनियर से संपर्क करेंगे। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आप बात करेंगे, कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति यहाँ पर हो गई है, हम नाव वाले के पास आए हैं लेकिन नाव वो हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हम रेट ज़्यादा लेंगे, रेट ज़्यादा मांग रहा है। उस परिस्थिति में हम क्या करें? आप उस समय, चूँकि सरकारी डिपार्टमेंट में होता क्या, एक के ऊपर एक अधिकारी होते हैं, तो आप जो काम करेंगे तो अपने सीनियर को भी इसकी रिपोर्ट करनी होती है। तो उस परिस्थिति में आप अपने सीनियर से बात करेंगे और जो वो आदेश देंगे उनका आप पालन करेंगे। ये दूसरा था। तीसरा आपका ऑप्शन है कि आप उन्हें धमकी देंगे और उनका पंजीकरण रद्द कर देंगे, ऐसा कहेंगे। यानी कि नाव वाले क्या होता है, पंजीकरण होता है कि आप सबके नाव वाले को एक पंजीकरण दिया जाता है, एक नियम बनाया जाता है कि आप लोग इस गंगा में, इस नदी में नाव चला सकते हैं। तो आप अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि उन्हें धमकी देंगे, उन्हें डराएंगे कि यदि आप तुम मेरी बात नहीं मानते हो, यानी कि तुम तय रेट में नहीं ले जाते हो, तो हम तुम्हारा पंजीकरण रद्द कर देंगे, तुमको नाव चलने नहीं देंगे। उसे डराएंगे, धमकाएंगे, धमकी देंगे। और चौथा आपका ऑप्शन है कि आप अपनी कीमतों पर अड़े रहेंगे। आप कहेंगे कि सरकार के द्वारा मुझे इतना ही रेट तय हुआ है, तुम्हें इतना में ही लेकर चलना है। आप रेट कम मतलब बढ़ेंगे नहीं, उससे कम करने के लिए नहीं कहेंगे, अपनी रेट पर रहेंगे। आप बार बार यही कहेंगे कि तुम इसी रेट पर नाव को आगे ले चलो। तो ये 4 ऑप्शन था। इन चारों में से जो सबसे बेहतर, जो हमें सटीक लग रहा है, उसका आपको उत्तर लिखना है, उसका चयन करना है, फिर उसके अनुसार इसका उत्तर लिखना है। ये तो आपका पहला प्रश्न था। और एक और प्रश्न आप लिख लीजिए, ये भी प्रश्न लगभग इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें परिस्थिति अलग है, बाकी कंडीशन सेम है। पहले परिस्थिति क्या थी, पहले में बाढ़ का था, यहाँ पर स्थिति नॉर्मल है। इसमें क्या है, आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं और आपको अपने जिले के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को ड्रेस सिलवाना है। इसके लिए आपको कुछ पैसे मिले हैं। आपके कार्यालय में जितने कर्मी काम करते हैं सबको ड्रेस सिलवाना है, सबको कपड़े सिलवाने हैं, इसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको जो रेट दिया गया है उस रेट से कपड़ा नहीं मिलता है, यानी कि जिस क्वालिटी का कपड़ा आपको खरीदने के लिए कहा गया है और जो रेट आपको दिया गया है उस रेट से कपड़ा आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको हम देंगे, जिनमें से आपको एक उत्तर का चयन करना है और उसका स्पष्ट कारण भी लिखना है। पहला आपका ऑप्शन है कि आपको जो दर प्राप्त हुई है उसी दर पर उपलब्ध कपड़ा खरीद लेंगे, यानी कि जो दर आपको प्राप्त हुई है उस दर में जो भी कपड़ा मिले आप क्वालिटी का ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको रेट उतना नहीं मिला है जिस क्वालिटी का कपड़ा कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, वो कपड़ा खरीद लेंगे जो कि उस रेट में मिला है, जो रेट आपको दिया गया है उसी दर में कपड़ा खरीद कर आप लेते आएंगे। दूसरा क्या करेंगे, आप अपनी कीमतों पर अड़े रहेंगे, यानी दुकानदार से आप अड़े रहेंगे कि जो कीमत हमको मिला है उसी कीमत पर कपड़ा खरीदने के लिए आप अड़े रहेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका है आप अपने वरिष्ठ से संपर्क करेंगे। यहाँ भी अपने सीनियर से आप बात करेंगे और कहेंगे कि जो रेट आप उपलब्ध कराए हैं उस रेट में, उस दर में कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें इस परिस्थिति में। और चौथा आपका ऑप्शन है आप दुकानदार को धमकी देंगे और उसका पंजीकरण आप रद्द कर देंगे, रद्द करने के लिए कहेंगे। सेम परिस्थिति यहाँ भी आप क्या करेंगे, दुकानदार के कहेंगे कि अगर तुम इस रेट में कपड़ा मुझे नहीं देते हो तो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तुम्हारे दुकान का पंजीकरण रद्द कर दूंगा।
तो ये 4 ऑप्शन थे जिनमें से आपको एक का चयन करना है और इसका उत्तर भी लिखना है, इसका कारण भी आपको लिखना है। चलिए 2 प्रश्न था। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मैंने कई सोशल नेटवर्क के साइट पर देखा था, जो कि हर जगह पूछा जाता है, बहुत लोग ऐसे ही मजाक में पूछते रहते हैं। तो इसका भी उत्तर आपको नीति शास्त्र के अनुसार देना है। वो प्रश्न आप तो लिख लीजिए, अभी मुझे तुरंत याद आ गया। वो प्रश्न यह है, यदि आपकी माता और आपकी पत्नी एक साथ पानी में डूब रही हो तो सबसे पहले आप किसे बचाएंगे और क्यों? ऐसे प्रश्न आप लोगों ने भी देखा होगा। इसका उत्तर भी आप लोगों ने शायद प्रयास भी किए होंगे लिखने का। यहाँ भी लिखना है, इसमें आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे, इसमें आपको स्वयं से लिखना है। प्रश्न है, आपकी माता और आपकी पत्नी एक साथ पानी में डूब रही है तो आप सबसे पहले किसे बचाएंगे और क्यों बचाएंगे? इसका उत्तर भी आपको देना है। तो 3 प्रश्न हो गया, चूँकि इसका 3 वीडियो भी बना था, 3 पार्ट का वीडियो और 3 प्रश्न भी है। तो इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपको हमें सेंड करना है, लिख कर भेजना है। तो हमने जाना है एथिक्स के बारे में। अगले वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के बाकी सेक्शन को, बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।